वेलकम बैक। और आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो उसके पहले ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एनबीसी का एक पार्ट है ना। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनबीसी। एनबीसी क्या है आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, है ना। एनबीसी 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 का फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, है ना। एनबीसी एनबीसी इसे कहते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, एनबीसी। इसके बारे में आपका अगर हिस्ट्री इसका बताऊं तो इसका सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1917 में, है ना। लेकिन इसके 4-5 अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट होने के बाद ये भी इसका लेटेस्ट है 2016 में, है ना। तो 2016 में इसका अभी लेटेस्ट वर्जन आया है। और तो इसका बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एनबीसी है क्या, है ना। तो एनबीसी एक क्या है, एक तरह के गाइडलाइंस है ना। एक गाइडलाइंस है और सेट ऑफ कोड्स है, और कह सकते हैं कि एक तरह के बिल्डिंग मैनुअल्स है ना। तो ये क्या इसे कह सकते हैं कि एनबीसी एक तरह के गाइडलाइंस है, किस लिए? फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी दैट इज़ बीइंग डन इन आवर कंट्री, है ना। तो जो भी हमारे कंट्री में बिल्डिंग एक्टिविटी जो भी चल रहा है उसके एक ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ना एक। और जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी प्लानिंग होते हैं, इसके एक रेफरेंस ग्रुप में इसे लेते हैं, है ना, और इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। तो एनबीसी यही है, एक गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में चल रहा है इसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि एनबीसी का जो भी गाइडलाइंस है मिनिमम स्टैंडर्ड मीन्स गाइडलाइंस ये इसमें सेट किया गया है ना। किस लिए? इससे मैक्सिमम इसमें जो भी डायमेंशन और जो भी गाइडलाइंस है इसके आप ऊपर तो कितना भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे इसके नीचे जो भी डायमेंशन है उससे आप नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जो भी डायमेंशन सेट किया गया है वो जो भी हैबिटेट जो रहने वाला है बिल्डिंग में, है ना। बिल्डिंग कोई भी हो सकता है, लाइक रेसिडेंशियल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, हजार्डस बिल्डिंग, ये सब जो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स है इसमें से जो भी इसमें जो रहने वाले हैं हैबिटेट है ना, उसका साइकोलॉजिकल कंफर्ट देखा गया है, उसका सेफ्टी देखा गया है ना, उसका हेल्थ देखा गया है, और जो इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सभी का इसमें गाइडलाइंस मीन्स प्रोवाइड किया गया है ना। तो एनबीसी तो ये जान गए। और इसका ये है पब्लिश कौन करता है? बीआईएस, है ना। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये जो IS 456 2000 जो RCC के लिए जो कोड है उसको भी यही पब्लिश करता है ना। हालांकि ये BIS है जो कि मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन मीन्स का ये प्रोवाइड करता है, उसका स्पेसिफिकेशन ये इसमें पब्लिश करता है जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज होंगे उसका, है ना। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा ये है कि डायमेंशन फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना। जो भी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आज हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अभी। तो जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है इसका डायमेंशन, है ना, और जो मिनिमम डायमेंशन मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब हो गया मिनिमम डायमेंशन। तो जो एनबीसी है जो हैबिटेट रूम के लिए, है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हर एक कंपोनेंट लाइक जैसे ना हैबिटेबल रूम्स हो जाता है, WC, चाहे बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ये सब जो कंपोनेंट्स है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के, इसके लिए मिनिमम डायमेंशन सेट किया है। तो इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, है ना। इससे ऊपर अगर इसकी डायमेंशन से ऊपर आप अगर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्पेस उतना उपलब्ध है तो इट्स ओके। और इसमें क्या बोल रहे थे कि हाँ, इसका आपका इस्तेमाल में इसका यूज अब कब आएगा? जब आप भी कोई बिल्डिंग का प्लानिंग जब करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे, तो प्लान बनाने में आपको इसको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि अगर WC है तो इसका मिनिमम भी इतना होना चाहिए, तो उसका आपको उतना छोड़ना ही पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो ठीक है, चलते हैं। पहला है हैबिटेबल रूम्स। हैबिटेबल रूम्स किसे कहते हैं? वैसा रूम जो कि रहने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना, हैबिटेबल रूम्स आ गया। तो इसमें पहला है मिनिमम प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल तो आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो प्लिंथ लेवल वो होता है कि रोड लेवल, जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो रोड लेवल, एग्जिस्टिंग रोड लेवल, है ना, जो रोड लेवल होता है उससे हम लोग कुछ हाइट पर अपना फर्स्ट फ्लोरिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों के बीच का जो हाइट का गैप होता है उसे हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो ये इसमें क्या स्पेसिफाई किया गया है कि जो प्लिंथ लेवल होना चाहिए 45 सेंटीमीटर एबव द रोड लेवल, एग्जिस्टिंग रोड लेवल से 45 सेंटीमीटर ऊपर ही होना चाहिए, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लो, याद कर लो, लिख लो। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है ना। ये साइट पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो क्या है मिनिमम प्लिंथ लेवल जो होना चाहिए, इट शुड बी 45 सेंटीमीटर एबव द एग्जिस्टिंग रोड लेवल, है ना। ये होगा प्लिंथ लेवल। अगर इसे हम क्या कहते हैं फीट में अगर करें तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट, है ना। 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट। तो 45 सेंटीमीटर
ये करीब कितना हो जाएगा, 1.5 फीट हो जाएगा, 1.5 फीट है ना। तो 1.5 फीट के ये करीब हो जाएगा। तो हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते समय 1.5 फीट हमें प्लिंथ लेवल देना है या इससे ऊपर देना है ना। अब दूसरा आते हैं, दूसरा है मिनिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो सेलिंग हम लोग देंगे है ना, तो सेलिंग कितना हाइट देंगे, तो इसमें ये बताया गया है कि 3 मीटर, इसके ऊपर स्टार है ना। तो मिनिमम हाइट ऑफ सेलिंग इसमें बताया गया है हैबिटेबल रूम के लिए 3 मीटर। तो इसका हम लोग ये नीचे देखते हैं है ना, स्टार का क्या है। इसमें ये एनबीसी ये बोला है, एनबीसी स्पेसिफाई 2.75 मीटर हाइट है ना। जो एनबीसी है, नेशनल बिल्डिंग कोड, ये 2.75 मीटर ही फ्लोर टू फ्लोर हाइट को स्पेसिफाई किया है। लेकिन हाउएवर फॉर द रेलवे रेसिडेंशियल बिल्डिंग इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट शुड बी 3 मीटर। जो भी रेलवे में जो भी क्वार्टर्स बनते हैं, रेसिडेंशियल जो भी क्वार्टर्स बनते हैं, उसके लिए 3 मीटर बोला गया है। और बाकी जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं उसके लिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना होगा, 2.75। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 2.75 है ना, 2.75। तो इसका हम ये करते हैं 2.75 है ना, कितना 2.75 मीटर। 2.75 मीटर का अगर हम फीट में बदलेंगे तो लगभग 9 फीट आ जाएगा है ना, 9 फीट। तो ये देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है, मिनिमम वेंटिलेशन है ना। तो जो हम लोग अपने बिल्डिंग में मिनिमम वेंटिलेशन देंगे, वेंटिलेशन क्या होता है, जो फॉल गैसेज होता है, लाइटर होता है, फॉल गैसेज लाइटर इन नेचर देन द नॉर्मल गैसेज। तो ये ऊपर की ओर मीन्स लाइटर होता है, तो ये ऊपर की ओर मीन्स ये जाता है। तो उसी को पास आउट करने के लिए, उसी को है ना रूम से बाहर निकालने के लिए इसे क्या कहते हैं, हम लोग वेंटिलेशन देते हैं, ताकि जो भी हैबिटेट हमारा रूम में रह रहा हो है ना, जो भी बिल्डिंग में रह रहा हो, वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट फील करे, साइकोलॉजिकल फील गुड है ना। इसलिए हम लोग मिनिमम वेंटिलेशन देते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, ये है कि इट शुड बी 1/12 ऑफ द फ्लोर एरिया फॉर द कोल्ड क्लाइमेट। तो इसमें कुछ क्लाइमेट की बात किया गया है ना। तो क्लाइमेट कौन कौन सा है, कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई हॉट क्लाइमेट, इंटरमीडिएट क्लाइमेट, वेट एंड हॉट क्लाइमेट। तो चलिए पहले आपको इसके बारे में बताते हैं, यानी इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो ये यहाँ पर आप ये देखेंगे है ना, ये कहा गया है कि हमारे जो इंडिया है इसको 4 क्लाइमेटिक कंडीशन में डिवाइड किया गया। इंडिया को 4 क्लाइमेटिक कंडीशन में डिवाइड किया गया। कौन कौन, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड। 4 क्लाइमेट कंडीशन में अपने कंट्री को डिवाइड किया गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन, इसमें क्या कहता है कि ये इसमें इस जोन में वो एरिया आते हैं जो कि बहुत ये कहता है, दिस क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली अकर्स एट लैटिट्यूड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री ऑन द बोथ द हेमिस्फीयर है ना। 15 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड में बोथ द हेमिस्फीयर। एक मिनट, हाँ ये है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर में, या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, जो भी 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आते हैं, उसमें जो भी एरिया आते हैं वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। इसमें ये कहता है जो मैक्सिमम डे टेम्परेचर होता है ना, मैक्सिमम डे टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 20 डिग्री तक 20% तक जाता होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। इसमें कौन कौन से जोन आते हैं एरिया, जैसे अपना इंडिया की बात करें तो इसमें आ जाता है दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड मध्य प्रदेश। मीन्स अगर अपने इंडिया को मैप को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी इंडिया को एक नॉर्थ से साउथ में जो एक लाइन डिवाइड कर रही है, उस बेल्ट में जो भी रीजन पड़ते हैं, जो भी स्टेट पड़ते हैं, वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन में आते हैं है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है ना, हॉट एंड ह्यूमिड। दूसरा कौन सा है, हॉट एंड ह्यूमिड जोन। तो इसमें क्या होता है कि सन ग्लेयर इज मोर, सन का जो सनलाइट होता है सीधे मीन्स बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग होता है, सीधे मीन्स पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, एंड अनडिजायरेबल है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एबव 40% है ना। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो 40% से ज़्यादा होता है। और क्या कहता है, जो टेम्परेचर होता है एबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होता है। जो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होता है ना। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 40% होता है। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, इसमें मोस्टली इंटीरियर पेनिसुलर रीजन आ जाते हैं है ना। इंटीरियर पेनिसुलर रीजन वैसा रीजन जो कि ना हिली एरिया में पड़ते हैं ना कोस्टल रीजन में पड़ते हैं, उसके बीच में जो भी मध्य भारत में जो भी आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम सिटी की बात करें तो इसमें जैसे आ जाएगा पटना आ जाएगा, कटक आ जाएगा, कालीकट आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा, बम्बई आ जाएगा, आसनसोल आ जाएगा, अहमदाबाद आ जाएगा है ना। तो इसमें ये करना है। इसमें ये क्या कहता है कि इंटीरियर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट साइड, जो इंटीरियर्स होगा रूम का शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट साइन एंड डस्टी विंड। एंड बाकी तो यही है। अब जल्दी से हम लोग तीसरे जोन में आते हैं
है ना, तीसरे रीजन में। इसमें है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में वैसा रीजन आता है जो कि कोस्टल एरिया में पड़ता है ना, कोस्टल एरिया में पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 70 डिग्री से 70% से 90% के बीच में होता है। जो कि टेम्परेचर होता है मैक्सिमम डेली डे टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 70% से 90% के बीच में होता है ना। और इसमें यह होता है कि जो डायurnal वेरिएशन होता है ना, दिन के समय, दिन और रात में जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है बहुत ही कम होता है। इसमें कौन कौन सा रीजन आ जाएंगे, इसमें कोस्टल रीजन, वैसा स्टेट जो कि कोस्ट रीजन में, कोस्टल में, कोस्ट के निकट में उपस्थित मीन्स हैं, वो लोग आ जाएंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, है ना, ये आ गया। अब फोर्थ जोन हम लोग देखेंगे कोल्ड क्लाइमेटिक जोन। कोल्ड क्लाइमेटिक जोन मीन्स वैसा जोन जिसमें ठंडा और सब राज्य के, नॉर्मल राज्य के मीन्स कंपेरिजन में ज़्यादा पड़ता है ना। ये सब में वैसा रीजन आ जाएंगे जो कि माउंटेनियन रीजन एंड प्लेट्यू रीजन, जो कि हिमालय रीजन और मीन्स पहाड़ी क्षेत्र में जो भी बसे हुए हैं, है ना। और वैसा रीजन जो 800 से 1200 मीटर एबव द मीन सी लेवल से 800 से 1200 मीटर से एबव में जो भी जोन, जो भी राज्य और जो भी शहर बसे हुए हैं उसमें वो कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में आएंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि स्नोफॉल एंड रेनफॉल इज एल्सो हैवी एंड मीन डेली टेम्परेचर इज 6 डिग्री और लेस, है ना। इसमें क्या होता है कि भारी बारिश होता है और स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी होता है, और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री और इससे कम होता है। इसमें कौन कौन सा आएगा ये जल्दी से देख लेते हैं। इनमें माउंटेनियस रीजन में आ जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट जितना भी स्टेट हैं सब ये इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ये अपने इंडिया को 4 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो इसी का हम लोग ये देख रहे थे यहाँ, है ना। ये इसमें बताया गया था कि जो 4, ये तो हम लोग चारों जोन देख लिए। तो कोल्ड क्लाइमेटिक जोन के लिए जो फ्लोर एरिया होगा उसका 1/12 मिनिमम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो फॉर ड्राई हॉट एरिया होगा क्लाइमेटिक जोन में जो भी स्टेट पड़ेगा उसमें अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका जो मिनिमम वेंटिलेशन देंगे 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया देंगे। फिर इंटरमीडिएट क्लाइमेटिक जोन में जो कि हम बताए थे हॉट एंड ह्यूमिड जोन में, जो कि पेनिसुलर, इंटीरियर पेनिसुलर रीजन में पड़ते हैं, उसमें कितना देंगे 1/8 ऑफ द फ्लोर एरिया देंगे। फिर वेट हॉट क्लाइमेटिक जोन में, इसमें वार्म एंड ह्यूमिड में हम देखे थे कितना 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया देंगे। तो ये था। फिर अगला चलते हैं कि जो भी हम रूम, जो हैबिटेबल रूम बनाएंगे, रहने के लिए रूम बनाएंगे, उसका जो मिनिमम साइज होगा कितना होगा 9.5 मीटर स्क्वायर। 9.5 मीटर स्क्वायर इसका हम लोग रूम का साइज देंगे, और उसका जो मिनिमम डायमेंशन देंगे 2.4 मीटर देंगे। 2.4 मिनिमम डायमेंशन करने का मतलब कि अगर कोई एक हम रूम बना रहे हैं तो इसका मान लेते हैं कि विथ है और ये लेंथ है, तो जो सबसे छोटा होगा, तो विथ ही नॉर्मली सबसे छोटा होता है, ये होगा, ये 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम इसको अगर हम फीट में देखें तो ये आपको फीट में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको साइट पर, चाहे आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ अभी भी कन्वेंशनल यूनिट ही यूज हो रहा है ना, तो फीट में आपको ये ध्यान देना है। तो इसका जो हम मिनिमम डायमेंशन रखेंगे, कोई भी हैबिटेबल रूम का मिनिमम डायमेंशन ये कितना रखेंगे 8 फीट इज टू 13 फीट, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई प्लान बनाएंगे बिल्डिंग का, है ना, तो इसको आप ध्यान रखना है कि 8/13 फीट से कम रूम, रहने वाले रूम नहीं रखना है, इससे ऊपर ही रखना है। इससे ऊपर कुछ भी रख लीजिए, 10/14 कुछ भी रख लीजिए, मीन्स इसके नीचे आपको रखना है, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मीन्स करके चलना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं। आगे ये है क्या है, किचन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बिल्डिंग, कोई सा भी बिल्डिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द लेडीज स्पेंड देयर टाइम इन द किचन, है ना। तो इसको आप हमको ध्यान से इसको प्लान में मीन्स इसको काफ़ी मीन्स इंपॉर्टेंस इसको देना है ना। तो इसका क्या बोलता है कि जो मिनिमम साइज होगा 5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मिनिमम साइज ऑफ किचन इट शुड बी 5 मीटर स्क्वायर। मिनिमम विड्थ होना चाहिए 1.8 मीटर। 1.8 मीटर। अगर कोई भी हम किचन डिजाइन कर रहे हैं तो किचन का जो मिनिमम विड्थ देंगे 1.8 मीटर देंगे, इससे कम हम लोग नहीं देंगे। अगर इससे कम अगर हम देंगे डायमेंशन तो हमको आने जाने में बहुत ही मीन्स दिक्कत होगा, इनकन्वीनियंट होगा। इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी हम प्लानिंग करेंगे तो उसका हम लोग 1.8 मीटर हम सबसे पहले उसका विड्थ देंगे, उसी के अनुसार हम लोग प्लान करेंगे। तो अगर इसका हम ये करें फीट में अगर देखें तो फीट में इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर मीटर मिनिमम से 1.8 मिनिमम विड्थ होना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए 6/9 फीट किचन का। अगर कोई भी हम किचन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो उसका मिनिमम डायमेंशन कितना होना चाहिए देंगे 6:9 फीट, है ना। अब ये इसमें क्या कहता है कि जो मिनिमम वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना, मिनिमम वेंटिलेशन होना चाहिए इट शुड बी 25% मोर देन द स्पेसिफाइड फॉर आइटम नंबर 1। जो भी हम लोग आइटम 1 में ये पढ़े हैं,
है ना। आइटम 1 ये हो गया। इसमें जो मिनिमम वेंटिलेशन के लिए जो भी हम लोग स्पेस पढ़े हैं, है ना, तो इससे जो किचन में ज़्यादा हमको 25% कितना एक्स्ट्रा देना है, 25% ज़्यादा वेंटिलेशन पे ध्यान देना है, ताकि फॉल गैसेज और जो भी वहाँ किचन में जो भी काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किचन एंड डाइनिंग, है ना। किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग का इसका क्या हो जाएगा, किचन एंड डाइनिंग में जो मिनिमम साइज़ होगा, किचन और डाइनिंग दोनों इसमें मिक्स है ना। तो जो मिनिमम साइज़ होगा 7.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ होगा 2.10 मीटर, है ना। तो इसको अगर हम फीट में देखेंगे तो फीट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7:12 फीट। ये आपको हम जो बता रहे हैं ये मोटा मोटी मीन्स कन्वर्जन किए हैं, है ना। एग्जैक्ट के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि एक आप सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो आप ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बाथरूम, है ना। बाथरूम, बाथरूम का क्या कहता है, बाथरूम का जो मिनिमम साइज़ होगा 1.8 मीटर स्क्वायर देंगे। इसको तो आपको ध्यान मीन्स ये 3-4 जो पार्ट है, जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, WC हो गया, टॉयलेट हो गया, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना ही रखना है, इसको आप रट जाओ, है ना। तो बाथरूम होगा, इसका मिनिमम साइज़ कितना देंगे, 1.8 मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई अगर करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, तो इसका कितना निकल के आना चाहिए, 1.8 मीटर स्क्वायर। इसका मिनिमम विड्थ देंगे 1.2 मीटर। 1.2 मीटर अगर बाथरूम बना रहे हैं तो 1.2 मीटर से कम हम इसका मिनिमम विड्थ नहीं देंगे। एक डायमेंशन कितना देंगे, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर इसका अगर हम फीट में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये 4:5 में आ जाएगा, 4:5 फीट ये आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर कौन सा आ जाएगा, वाटर क्लोसेट, WC, है ना। WC ये जानते हैं, इसे लेटरिन भी कहते हैं, है ना। तो WC, तो ये WC देते समय हमको ये ध्यान देना है कि मिनिमम साइज़, इसका मिनिमम साइज़ 1.1 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ 0.9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइए। इसका जो मिनिमम अगर हम कोई भी प्लान कर रहे हैं तो इसका WC का मिनिमम विड्थ देंगे 0.9 मीटर देंगे और मिनिमम साइज़ देंगे 1.1 मीटर स्क्वायर देंगे, है ना। इसका अगर हम फीट में देखें तो फीट में अगर इसको कन्वर्जन करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 3:4। 3:4 अगर कोई हम प्लान कर रहे हैं WC बनाने के लिए तो उसका जो मिनिमम डायमेंशन लेंगे 3/4 का हम मिनिमम वाटर क्लोसेट WC बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉयलेट की, है ना। टॉयलेट में यहाँ ध्यान दीजिए कि टॉयलेट में यहाँ मिक्स है ना, यहाँ मिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें WC और बाथरूम दोनों मिक्स है। तो इसका जो मिनिमम विड्थ होगा, है ना, मिनिमम साइज़ इसका बोलता है टॉयलेट का, टॉयलेट का जो मिनिमम साइज़ बोलता है 2.8 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर होगा। और इसमें ये ध्यान देना है कि ये हम लोग मिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, मिक्स है, इसमें बाथरूम प्लस WC दोनों है। तो इसका अगर हम प्लान करेंगे फिट में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:7.6 फीट, 4:7.6 फीट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम हाइट, जो मिनिमम हाइट क्या है, 4.56 में हम क्या पढ़ें, 4 में बाथरूम, 5 में वाटर क्लोसेट, छठा पॉइंट में जो टॉयलेट था मिक्स के लिए, इसका जो हाइट होगा ये 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हम लोग जनरली इसका हाइट जो होता है, सीलिंग हाइट होता है, कम होता है, इसके ऊपर हम लोग लोफ्ट ये सब प्रोवाइड कर देते हैं सामान रखने के लिए, लेकिन कितना भी कम देंगे तो हम 2 मीटर से कम नहीं दे सकते हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये आपको रट जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेयरकेस, है ना। स्टेयरकेस, सीढ़ी, जीना, ये सब हम लोग इसको बोलते हैं। स्टेयरकेस क्या होता है, 1 फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए एक जो हम लोग जो भी एक मीन्स बनाते हैं, है ना, उसी को हम लोग स्टेयरकेस कहते हैं, स्टेयर बोलते हैं। तो इसका जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए, है ना, फ्लाइट विड्थ होगा वो 1 मीटर होगा। फ्लाइट विड्थ की चौड़ाई कितनी होगी, 1 मीटर, और 1 मीटर को ये कह सकते हैं 1 मिनट, इसका पूरा ये पहले देखते हैं, है ना। जो फ्लाइट विड्थ होगा 1 मीटर होगा, और 1 मिनट पहले ये देख लेते हैं, है ना। और मिनिमम जो ट्रेड होगा 0.25 मीटर, मीन्स 250 mm, है ना। तो 250 mm इसका मिनिमम ट्रेड रखेंगे। ट्रेड जो हम लोग जानते हैं ये होता है ना, है, ये होता है राइज होता है, ये होता है ट्रेड होता है ना। तो जो ट्रेड रखेंगे कितना, 250 mm, और जो मैक्सिमम राइजर रखेंगे 0.19 मीटर, है ना, मीन्स 190 mm हम लोग रखेंगे राइजर। और जो मैक्सिमम राइज ऑफ फ्लाइट रखेंगे वो 15 नंबर ऑफ होगा। मैक्सिमम राइज ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर इज कॉल्ड, इट इज़ अ सेट ऑफ राइजर, मीन्स
फ्लाइट क्या होता है, सेट ऑफ एक कम्बिनेशन ऑफ कर सकते हैं, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ राइजर इज कॉल्ड ट्रेड एंड राइजर इज कॉल्ड, हम लोग फ्लाइट करते हैं। तो एक फ्लाइट में हम लोग एक फ्लाइट जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक फ़्लाइट के बाद 1 लैंडिंग। तो एक फ़्लाइट में 15 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेयर केस इसके हम करेंगे तो इसका लिए मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 3.3 फीट, है ना, 1 मीटर 3.3 फीट। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मीटर जा सकते हैं, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। और एक फ़्लाइट में 15 नंबर ऑफ ही स्टेप होना चाहिए, उसके बाद आपको लैंडिंग आना चाहिए, ताकि जो भी पर्सन सीढ़ी चढ़ रहा हो वो डिसकम्फर्टेबल फील नहीं करे। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, मिनिमम पारापेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांव में आपको बहुत, रूरल एरियाज में आपको बहुत ही ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। आपसे कोई भी चलते रहा, आपसे कोई ये पूछ देता है कि कितना रखें, तो इसको आपको ये ध्यान देना है कि जो मिनिमम पारापेट रखेंगे 1.05 मीटर। पारापेट पहले क्या होता है, पारापेट वाल होता है, हाफ ब्रिक वाल का ये होता है, जो कि हम लोग रूफ के ऊपर में लगाते हैं, है ना। वो रूफ के जो एज होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंटल फॉल से हम बच्चे को चाहे कोई भी व्यक्ति को वो बचा जा सके, है ना, एक रुकावट के लिए, उसे ही हम लोग पारापेट वाल कहते हैं। इसका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए कितना, 1.05 मीटर होना चाहिए, और मैक्सिमम हाइट होना चाहिए 1.2 मीटर होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम फीट में अगर हम बात करें तो फीट में कितना आ जाएगा, 1.05 का 3.5 फीट, और इसका आ जाएगा 4 फीट, है ना, 4 फीट। तो ये इसका पारापेट वाल का मिनिमम हाइट कितना रखेंगे, 3.5 फीट, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट रख सकते हैं, है ना। तो ये था जो कि हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़र में तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग इसका जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा आप इसका इंपॉर्टेंस जान जाएंगे, है ना। तो आज का तो लेक्चर यहीं तक था, थैंक यू। और इसमें इस वीडियो में अगर आपको कोई सा भी लगा हो कि कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, आप अगर टाइम दिए हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही वीडियो, जो भी मैनुअल, हमारे पास बहुत सारे मैनुअल पड़ा है ना, तो इस मैनुअल से जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि ये आप लोग को एक सिविल इंजीनियर को एक जानना ही चाहिए, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है या जानना ही चाहिए, मिनिमम इतना तो जानना ही चाहिए, ये हम लोग लाते रहेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सेफ रहिए।